ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जंगली अथवा वन भैंसे यानी वाइल्ड बफेलोज निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है डी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित वन भैंसों के छत्तीसगढ़ में विलुप्ति के कगार पर पहुंचने के उपरांत असम में लाए गए 2 वन भैंसों को वापस असम में भिजवाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने केंद्र शासन, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य वन्यजीव संरक्षक छत्तीसगढ़, असम सरकार और वहां के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि भारत सरकार ने 5 मादा वन भैंसों और 1 नर भैंसा असम के मानस नेशनल पार्क से पकड़कर छत्तीसगढ़ के बारनवा पारा के जंगल में पुनर्वासित करने की अनुमति दी थी। 2020 में मानस नेशनल पार्क असम से छत्तीसगढ़ वन विभाग 1 मादा और 1 नर वन भैंसे को लाकर बारनवा पारा अभयारण्य में रखा गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किया गया था। बी, इसके नेतृत्व में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। सी, भारत का राष्ट्रपति इसका मुख्य संरक्षक होता है। या फिर डी, नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है। इसका उत्तर है सी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा नागरिकों को त्वरित और कम खर्च पर न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में इसने वैकल्पिक विवाद प्रणाली के जरिए लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालत के योगदान को बढ़ाने का निर्णय लिया है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में सामने आया है। 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से किया गया है। ई लोक अदालत जैसी तकनीकी प्रगति के चलते लोक अदालतें पार्टीज के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जून 2020 में विवाद निपटान के पारंपरिक तरीकों के साथ तकनीक को एकीकृत किया और वर्चुअल लोक अदालतों की शुरुआत की। इन्हें ई लोक अदालत भी कहा जाता है। उस समय से राष्ट्रीय लोक अदालतों सहित सभी लोक अदालतों का आयोजन वर्चुअल और हाइब्रिड मोड के जरिए किया जाता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश न कि भारत का राष्ट्रपति इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गगनयान कार्यक्रम के लिए हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। दूसरा, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इस इंजन का परीक्षण किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। अब व्याख्या देखते हैं। इसरो ने मिशन गगनयान की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने 12 जनवरी को अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए इस इंजन का परीक्षण किया गया। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी ह्यूमन या मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है और इसके सफल होने पर अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा देश हो जाएगा जिसके पास अपना सफल मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह भी जानकारी दी है कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है
जो अपनी तरह का अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और इसके साथ ही भारत का पहला वीनस मिशन जिसे शुक्रयान नाम दिया गया है और सौर मिशन जिसे आदित्य मिशन नाम दिया गया है, इस पर भी तैयारियां तेज गति से जारी हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत के विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में यूनेस्को के अमूर्त वैश्विक धरोहरों यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की सूची में कुल 14 धरोहर शामिल हैं। दूसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में भारत से वैश्विक धरोहर स्थलों की संख्या 40 हो गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस पर यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को अपने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है, जो हिंदी भाषा के गौरव की बात है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में धौलावीरा के शामिल होने के बाद भारत से वैश्विक धरोहर स्थलों की संख्या 40 हो गई है। वर्तमान में कुल 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स्ड कैटेगरी वाला भारतीय धरोहर स्थल शामिल है। सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर नामांकन की तमाम योग्यताएं पूरी करने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की तरफ से एक मिक्स्ड कैटेगरी वाला वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है और ये 2016 में इसे शामिल किया गया था। और वर्तमान में भारत के यूनेस्को में अमूर्त वैश्विक धरोहरों की सूची देखें, यानी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट हैं, तो उसमें 14 धरोहर शामिल हैं। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अभी हाल ही में शामिल किया था। इसके अलावा शुरुआत में वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान रम्माण, मुडियट्टू अनुष्ठान थिएटर जो केरल का नृत्य नाटक है, कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जाप यानी जो मंत्रोच्चार हैं, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, मणिपुर का संकीर्तन जो कि एक पारंपरिक गायन और नगाड़े और नृत्य का स्वरूप है, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, योग, पारसी नववर्ष त्योहार नवरोज और कुंभ मेले को इसमें शामिल किया जा चुका है। तो इस तरीके से कुल अमूर्त वैश्विक धरोहरों की सूची में 14 धरोहर भारत की तरफ से शामिल हैं। भारत 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है जिसका उद्देश्य परंपराओं और सजीव अभिव्यक्ति के साथ साथ अमूर्त विरासत की रक्षा करना है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्टकट में पावर ग्रिड कहते हैं, ने किस अफ्रीकी देश के साथ पारेषण परियोजना यानी जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसको विकसित करने के लिए अखिल अफ्रीका अधोसंरचना निवेश मंच यानी पैन अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसे हम अफ्रीका 50 कहते हैं, उसके साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी तंजानिया या फिर डी केन्या। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पावर ग्रिड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी जो पीपीपी मॉडल है उसके आधार पर केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अखिल अफ्रीका अधोसंरचना निवेश मंच अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 400 केवी लेसोस लुसूक और 220 केवी किसुमु मुसागा पारेषण लाइनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप के अंतर्गत विकास, वित्त पोषण, निर्माण और ऑपरेशन किया जाना है। इस परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही केन्या में प्रथम स्वतंत्र विद्युत पारेषण होगा और पहली बार पीपीपी आधार पर पारेषण लाइनों के वित्त पोषण के संबंध में अफ्रीका में संदर्भ बिंदु के रूप में ये उपयुक्त होगा। इस परियोजना से पश्चिमी केन्या में विद्युत पारेषण,
यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की आपूर्ति और निरंतरता दोनों में सुधार होगा और इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण अफ्रीका के विद्युत पारेषण नेटवर्क्स के विस्तार की दिशा में निजी क्षेत्रों का निवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी, जो इस महाद्वीप की विद्युत की उपलब्धता संबंधी कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए? आप इस प्रोग्राम के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले एमसीक्यू के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।